समाज का तराजू। उषा जी आज कॉलेज से अपने घर थोड़ा लेट आई थी। कॉलेज में वार्षिक परीक्षाओं के चलते ही उन्हें देर हो गई और उन्हें थकावट भी महसूस हो रही थी और उनका मन कर रहा था कि घर पहुंचकर सबसे पहले गीता, उनकी काम वाली, उसके हाथ की बनाई हुई अदरक वाली चाय मिल जाए। गीता बहुत अच्छी चाय बनाती थी और उषा जी की सारी थकावट उस चाय को पीकर उतर जाती। अक्सर वह उसे कहती, गीता, मेरी चाय के आगे तो बड़े बड़े होटल की चाय भी फेल है। गीता उनकी बात सुन जोर जोर से हंस पड़ती। उषा जी शहर के जाने माने कॉलेज में अंग्रेजी की प्राध्यापिका थी और गीता उनकी कामवाली बाई, जो सुबह आती और रात को खाना वगैरह बनाकर अपने घर चली जाती। वैसे भी अकेले व्यक्ति के खाने का काम कितना था। उषा जी अकेली रहती थी। गीता को बहुत जानने की उत्सुकता होती थी कि उस मैडम ने शादी क्यों नहीं की और साथ ही साथ उनके परिवार में कौन कौन था। गीता को उनके घर में काम करते कई बरस बीत गए थे, पर उसने सिर्फ उषा जी की कुछ सहेलियों, उनके चचेरे भाई के परिवार को ही आते देखा था। गीता जानना चाहती थी कि उसकी मैडम के अपने माता पिता, भाई बहन कहाँ थे, पर मैडम के रोबीले व्यक्तित्व के आगे वह हमेशा चुप कर जाती। वैसे उषा जी देखने में जितनी सख्त थी, अंदर से उतनी ही नरम दिल भी थी। अपने कॉलेज के कई गरीब बच्चों की फीस तो वो खुद ही भर देती थी, इसलिए तो उनकी अपने कॉलेज में बहुत इज्जत थी और विद्यार्थियों के साथ साथ बाकी अध्यापक भी उनकी इज्जत करते। इसका कारण था कि वह कभी फालतू किसी से बात नहीं करती और ना ही उन्हें किसी और के जीवन में दखल अंदाजी करने का शौक था। बस वह अपने काम से मतलब रखती थी। गीता की 3 बेटियां और एक बेटा था। अक्सर गीता बीमार होने पर अपनी बेटी किरण को साथ में ले आती। किरण 14 वर्ष की थी और 9वीं कक्षा में पढ़ती थी। उषा जी को गीता ने बताया था कि उसकी 3 बेटियां सरकारी स्कूल में पढ़ती हैं और बेटा प्राइवेट स्कूल में। यह बात जानकर उषा जी को बहुत हैरानी हुई और वह बोल उठी, क्यों गीता, ऐसा भेदभाव क्यों? लड़के को क्यों प्राइवेट स्कूल में डाला है? वह मैडम जी, हम सिर्फ एक ही बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा सकते हैं। गीता ने अपनी दलील पेश की थी। तो फिर वह बच्चा था, तुम्हारी 3 लड़कियों में से भी तो एक हो सकता था ना। उषा जी को उसकी बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। हाँ मैडम जी, पर इसके बापू का कहना है कि लड़कियों को तो चूल्हा चौका ही करना है, तो प्राइवेट में ज़्यादा खर्चा करने से क्या फ़ायदा। क्यों, क्या मैं लड़की नहीं हूँ? क्या मैं सिर्फ चूल्हा चौका करती हूँ? मैडम जी, आप बड़े लोग हैं, आपका मुकाबला हम लोग कहाँ कर सकते हैं। गीता कहती। उषा जी ने जब उसकी बेटी किरण से उसकी पढ़ाई संबंधी कुछ सवाल पूछे तो पाया कि अपने विषयों पर उसकी अच्छी पकड़ है। उषा जी ने मन ही मन कुछ सोचा और गीता को बोलकर किरण को शाम को स्वयं पढ़ाने का सोचा। गीता और किरण दोनों यह बात जानकर बहुत खुश हुई और फिर किरण रोज शाम को उषा जी से पढ़ने आ जाती थी। उषा जी की मदद से किरण की पढ़ाई में निखार आता जा रहा था और अर्धवार्षिक परीक्षा में उसने अपनी कक्षा में प्रथम स्थान भी हासिल किया था। उस दिन जब उषा जी घर पहुंचती, गीता तो जैसे उन्हें यह खबर सुनाने को बेचैन बैठी थी। गीता को फ़ोन पर उसके घर वालों ने यह खबर सुनाई थी। उनके पहुंचते ही गीता ने जल्दी से यह खबर उन्हें सुनाई और घर में रखी मिठाई से ही उनका मुंह मीठा करवाया। इसी तरह समय बीतता गया और किरण 12वीं कक्षा में आ गई थी। 12वीं के पेपरों में उसने उषा जी के साथ जी जान से तैयारी की थी। उषा जी अक्सर रात को अपने पास रोक लेती थी और देर रात तक तैयारी कराती थी। साथ ही उसकी कोचिंग के पैसे भी भरती। नतीजन कारण वे 12वीं में 95% से ऊपर नंबर आए। उस दिन तो गीता ने उषा जी के पैर ही पकड़ लिए थे। अब किरण आगे बीकॉम ऑनर्स की पढ़ाई करना चाहती थी और उसे अपने मर्जी के विषयों के साथ कॉलेज में आसानी से दाखिला मिलना भी तय था। उषा जी ने किरण के दाखिले के लिए खुद ही सारे फॉर्म वगैरह भर दिए थे। किरण बहुत होनहार बच्ची है,
इसे आगे ज़रूर अपने पैरों पर खड़े होने देना चाहिए। देखना यह है, एक दिन ज़रूर कुछ बनकर दिखाएगी, उषा जी कहती। आज जब उषा जी घर पहुंची तो गीता झट से उनके लिए पानी ले आई। गीता, जरा एक अदरक वाली चाय तो पिला दे, उषा जी ने कहा। कुछ ही देर में गीता चाय और मिठाई के साथ हाजिर हुई। मिठाई का डिब्बा देखकर उषा जी ने पूछा, यह मिठाई कौन दे गया? कौन? कोई और नहीं दे गया, किरण के बापू दे गए हैं। मगर किस लिए? वो किरण का रिश्ता पक्का हो गया ना, गीता ने खुशी से बताया। रिश्ता कहाँ और किस लिए? अभी तो उसकी उम्र ही क्या है। और उसकी पढ़ाई? अरे मैडम जी, बहुत अच्छा रिश्ता मिला है और इसके बापू कहते हैं कि यह कॉलेज वाले हम जैसों की लड़कियों के लिए नहीं बने हैं। अभी हमें 2 लड़कियां और ब्याहनी हैं। इसी को बिठा छोड़ेंगे तो बाकियों को कब निपटाएंगे? मगर तुमने किरण से पूछा? उससे क्या पूछना, हमारे यहाँ लड़कियाँ बड़ों के मामलों में नहीं बोलती। बस इसके बापू और चाचा रिश्ता तय कराए। आप मिठाई खाओ। उषा जी के मुंह का स्वाद तो वैसे ही कसेला हो गया था। उन्हें लगा जैसे उनकी थकावट और बढ़ गई हो। खाना भी उन्होंने बहुत कम खाया। रात को जब वह लेटी तो उनके सामने 30 वर्ष पहले की अपनी जिंदगी का सारा घटनाक्रम एक चलचित्र की भांति आंखों के सामने आ गया। जब उनकी उम्र भी किरण के बराबर की थी, तीनों भाइयों में से सबसे छोटी वह पूरे घर की लाडली थी। संयुक्त परिवार था उनका। पिता और चाचा का इकट्ठा व्यापार था। चाचा का एक ही बेटा था, रजत, जो उषा का हम उम्र था। इसलिए दोनों में खूब पड़ती थी। माँ और चाची रसोई संभालती। दादाजी तो उन्हें छोड़कर जा चुके थे, पर दादी थी और वह दादी की लाडली। पढ़ने लिखने में शुरू से ही तेज, वो हर कक्षा में प्रथम आती थी। 12वीं कक्षा में आते आते तो उसके बड़े भाई की भी शादी हो गई थी। भाभी से उसकी खूब पढ़ती थी। भाभी उसकी किताबें लेकर पढ़ती थी। भाभी की शादी भी कम उम्र में ही उसके मायके वालों ने कर दी थी। वह भाभी से पूछती, भाभी तुमने शादी के लिए हाँ क्यों कर दी थी? और भाभी के पास उसके सवालों का कोई जवाब नहीं होता था। कुछ दिनों से उषा को घर का माहौल थोड़ा अलग सा लग रहा था, पर वह अपनी पढ़ाई में तल्लीन रहती और खूब मेहनत करती। नतीजन पूरे ज़िले में उसे प्रथम स्थान हासिल किया था। स्थानीय अखबारों में उसके फ़ोटो छपे थे और सम्मान पत्र भी मिला था। वह अब कॉलेज जाने की तैयारी में थी, पर पिता ने अपना फरमान सुना दिया था कि उसके लिए उन्होंने बहुत अच्छा रिश्ता देखा है और उसे पढ़ाई का ख्याल छोड़ना होगा। पिता की बात सुन वह सीधा माँ के पास सवाल करने पहुँच गई, पर शायद वो भूल गई थी कि पिता की नाफरमानी करना तो माँ ने कभी सीखा ही नहीं था। उसको लाड लड़ाने वाली दादी भी पिता का ही साथ दे रही थी। मैं शादी नहीं करूँगी, मुझे आगे पढ़ना है, वह दृढ़ता से बोली। पर उसकी माँ और उसे वहाँ कोई सुनने वाला ही नहीं था। आज उसे भाभी की मजबूरी समझ आ गई थी। आज वह जान गई थी कि समाज के तराजू में हमेशा पुरुष का पलड़ा ही भारी रहा था और उस तराजू को बराबर करने की हिम्मत किसी में नहीं थी। खैर, उषा का विवाह उसकी मर्जी के बिना एक बहुत बड़े धनाढ़ परिवार में हुआ था, पर पति एकदम उसे उल्टा था, बुरे व्यवसायों का आदी। वह आदमी उषा को कभी पसंद नहीं आया। दौलत के घमंड में चूर वह व्यक्ति उसे पाँव की जूती समझता, अक्सर उस पर हाथ उठा देता। वह अपने मायके में शिकायत करती, तब उसे उसकी किस्मत का लेखा जोखा मान वही सब सहने को कहा जाता। सिर्फ रजत ही उसके दर्द को समझता था। उषा को लगता कि वह पिंजरे में कैद पंछी की तरह है, जो उस पिंजरे से आज़ाद होना चाहती है। एक दिन जब उसके पति ने फिर से हाथ उठाया तो उसने हिम्मत कर घर छोड़ दिया। मायके आने पर उन्होंने उसे वहाँ रखने से साफ इनकार कर दिया। हमारे घर की लड़कियां ससुराल छोड़ मायके में नहीं बैठती। दादी की बात सुन उषा का कलेजा थक रह गया था और उसने मन ही मन ठान ली थी कि अब उस घर में तो वापसी नहीं करेगी। भाइयों ने भी संबंध तोड़ने की धमकी दी थी। भाभी और माँ का पलड़ा हर बार की तरह इस बार भी तराजू में हल्का था। रजत की मदद से वह अपने शहर से बहुत दूर रहती एक सहेली के घर चली गई। उसकी सहेली रजनी और उसके पति शलभ ने उसकी पूरी मदद की। माँ ने इतना कर दिया था कि उसे काफ़ी सारे पैसे दे दिए थे और अपने मायके के गहने तो वो पहले ही अपने साथ ले आई।
उन्हीं पैसे और गहनों से उसने आगे की पढ़ाई पूरी की। रजनी और सलब ने उसका खूब साथ दिया। रजत भी बीच बीच में आता रहता। रजनी के सास ससुर भी बहुत अच्छे थे और पढ़ लिख कर उसे नौकरी मिल गई और बस जीवन चलता रहा। पर उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा और ना ही कभी उसके मायके वालों ने उसकी खोज खबर लेने की कोशिश की। ससुराल वाले तो शायद उसे भगोड़ी बहू घोषित ही कर चुके थे। रजत उसे ज़रूर माँ के बारे में बताता रहता और वह संतुष्ट रहती कि माँ ठीक ठाक थी। रजत से ही उसे दादी के निधन का पता चला था और घर में ही उसने दादी का शोक मना लिया था। क्या करती, चाहकर भी वहाँ नहीं जा सकती थी। यही सोचते सोचते सारी रात बीत गई। सुबह घंटी की आवाज़ से उषा जी की तंद्रा टूटी तो दरवाज़ा खोलने पर गीता और किरण को सामने पाया। किरण के चेहरे की बेबसी उषा जी को अंदर तक कचोट रही थी। उसे लगा समाज के तराजू में फिर से पुरुष की सोच का पलड़ा भारी हो गया था। तभी उसकी नज़र घर के सामने सब्जी के ठेले पर गई, जहाँ सब्जी वाला टमाटर तोलने पर दोनों पलड़े बराबर करने के लिए कभी एक टमाटर इधर रखता, कभी एक टमाटर उधर से निकाल देता, तो कभी एक छोटा टमाटर डाल देता। उसकी तरफ देख उषा जी को लगा कि काश वह भी समाज के तराजू के दोनों पलड़े बराबर कर पाती। प्रिय पाठकों, मेरी ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है, पर फिर भी हम समाज में अभी भी काफ़ी जगह यह देखते आए हैं कि लड़कियों को भी लड़कों के बराबर ही अपने पैरों पर खड़े होने का पूरा हक मिले। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आने पर कृपया लाइक और कमेंट भी करें। आप हमें सब्सक्राइब करें और कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।